दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज़ फिट। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से और एक वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ जिसका नाम है आखिरी सच। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप का वेब सीरीज़ है। यहाँ पे 11 लोगों की मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से होती है। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। रात में हम एक दूध वाले को देख पाते हैं जो घर के बाहर खड़ा होकर बहुत देर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, पर उसको अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। उसके बाद वो परेशान होकर पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से बात करने लग जाता है। फिर सब मिल के वो दरवाजे को खटखटाना शुरू करते हैं। उसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं कि वो घर के दरवाज़ा जो था वो पहले से ही खुला हुआ था। तो सब कोई मिल के घर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग घर के अंदर जाके जो देखते हैं उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ पे सारे के सारे जो लोग रहते थे, जो परिवार था, वो ऑलरेडी मौत के घाट उतर चुका था। वहाँ पे सारे लोगों की लाशें रखी हुई थी। उसके बाद हम सीन शिफ्ट होते हुए देखते हैं तमन्ना भाटिया पे, जो इस वेब सीरीज़ की मेन कैरेक्टर है। वो एक पब में आई हुई होती है और यहाँ पे उनका नाम आनिया होता है। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बन के पब आई होती है जहाँ पे उनको एक लड़का देख के उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो लड़का आके उनसे बात करने लगता है और आनिया भी उनको भाव देने लग जाती है। उसके बाद वो दोनों मिलके डांस फ्लोर पे जाके डांस करते हैं, जहाँ पे आनिया गिरने का नाटक करके उसके हाथ से घड़ी छीन ले लेती है। उसके बाद हम देख पाते हैं वो दोनों बैठ के जब बात कर रहे होते हैं तो आनिया उसको मुस्कुराते हुए ये पूछती है कि आप मंथली इनकम क्या करते हैं। तो वहाँ पे वो लड़का उनको मुस्कुराते हुए ये कहता है कि इंडिया के लोगों से बेवकूफ़ बना के पैसा इनकम करना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे आनिया थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और उसी वक्त वहाँ पे खड़े हुए कुछ ऑफिसर्स को वो बुलाती है। और एज अ व्यूअर्स हम ये जान पाते हैं कि आनिया कोई मामूली लड़की नहीं होती है, वो सीबीआई की मेन ऑफिसर होती है। जहाँ पे हम उस लड़के के बारे में भी ये जान पाते हैं वो लड़का एक हैकर था जो लोगों के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पैसा ट्रांसफ़र कर लेता था अपने अकाउंट पे। और आनिया को यहाँ पे उसको पकड़ने के लिए ही आई थी और उसका सारा जो भी डिटेल्स था, जो भी इंफॉर्मेशन था, उसकी घड़ी के द्वारा उसने पहले से ले लिया था। जब उसको आनिया अरेस्ट कर लेती है उसके बाद हम देख पाते हैं आनिया को उसके ऑफिसर का कॉल आता है। वो ऑफिसर आनिया को ये बताते हैं कि दिल्ली में एक जगह में 11 लोगों की मौत हो चुकी है और उसको वहीं पर जल्द से जल्द जाके रिपोर्ट करना है। जब आनिया वो जगह पहुंचती है तो वहाँ पे वो देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि एक ही परिवार के 3 पीढ़ी ऑलरेडी ख़त्म हो चुके थे और उन सब की लाशें फांसी में लटकी हुई थी, जिनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, सिवाय एक इंसान को छोड़कर, जहाँ जिसको देख के आनिया को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है। व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे सारी फैमिली की जो लाशें टंगी हुई थी उनका हाथ पीछे तरफ बांधा गया हुआ था और उनमें से जिनकी आँख खुली हुई थी उसका नाम भुवन होता है। आनिया ये देखती है कि इस फैमिली के 10 लोगों को नीचे फांसी से टंगाया गया था, जबकि एक इंसान को उसके ही कमरे में वहाँ पे मारा गया था। वो और कोई नहीं, उस घर की मुखिया होती हैं, एक लेडीज़ होती हैं, जिनको शायद काफ़ी बहुत ही दर्दनाक मौत दी गई थी। मतलब उनको कोई पहले जाके मारा पीट किया गया था, फिर उनको फांसी दी गई थी, क्योंकि उस वजह से उनके सर पे चोट भी लगी हुई थी। बाहर ये खबर आग की तरह फैल जाती है। हर एक रिपोर्टर, हर एक न्यूज़ में ये चीज़ें चलती है कि एक फैमिली के 11 लोगों को किसी ने मौत के घाट उतार दिया। सबको ये जानना था कि पूरे परिवार को किसने ख़त्म किया और किस लिए। इसके बाद हम आनिया को देख पाते हैं जो ऑफिसर को ये हुक्म देती है कि इस फैमिली की सारी डिटेल्स उसको निकाल के देने के लिए। इसके बाद हम देख पाते हैं उस फैमिली का पूरा नाम जो होता है वो राजपथ फैमिली होती है। और इस फैमिली की बुजुर्ग औरत थी, उनके पति पहले एक पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, जिनकी मौत कुछ महीनों पहले हो चुकी थी। और यहाँ पे हम ये जान पाते हैं उनके 4 बच्चे थे। और इस फैमिली की एक सदस्य थी जो कविता नाम की औरत है, जो अपने ससुराल में रहते थे, शायद इसीलिए उनकी मौत यहाँ पे नहीं हुई थी। उसके बाद आन्या को ये पता चलता है कि उसी फैमिली की एक लड़की जिसका नाम अंशिका है, उसका रिसेंटली अभी सगाई हो चुका था। अंशिका की जिसके साथ सगाई हुई थी उस लड़के का नाम अमन होता है। यहाँ पे आन्या को एक सबसे बड़ा डाउट इस बात का होता है, जब इस फैमिली की सगाई का पार्टी दिया गया था तो आड़ोस पड़ोस में किसी भी इंसान को इनवाइट नहीं किया गया था। ये चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा खटकती है। तो सुन के आन्या सबसे पहले कविता को पुलिस स्टेशन बुलाती है पूछताछ करने के लिए, जहाँ पे कविता उसको ये इन्फॉर्म करती है कि 1 महीना तक तो सब कुछ सही था। रिसेंटली हमारी अंशिका का सगाई भी कंप्लीट हुआ था, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, फिर पता नहीं क्यों और कैसे ये सब कुछ हो गया। उसके बाद आन्या क्या करती है, आस पड़ोस के जो पड़ोसियों थे उन सब से भी पूछताछ करती है उस फैमिली के बारे में, जहाँ पे आन्या को एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि इनकी जो 8 पड़ोस के आदमी, जो फैमिली मेम्बर्स थे, वो कभी भी उनके घर में कभी नहीं जाते थे और ना ही उनसे और कुछ उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है।
उसके बाद आन्या वहाँ पर ये जान पाती है आज सुबह सुबह अमन उसी जगह में आया था। तो वो सबसे पहले अमन को बुलाती है पूछताछ करने के लिए, जहाँ पे अमन से वो ये जानना चाहती है कि उसने सुबह सुबह वहाँ पे आके क्या कर रहा था। तो अमन उसको ये बताता है कि उसको किसी से पता चल चुका है कि ये सब कुछ हुआ है इस फैमिली के साथ, इसलिए वो यहाँ पर आया था। उसके बाद आन्या अमन को उसकी और आंशिका के रिलेशन के बारे में जानकारी लेती है, जहाँ पे अमन ये कहता है कि उन दोनों की एंगेजमेंट जो थी वो अरेंज मैरिज थी, जिसकी वजह से उन लोग के बीच में काफ़ी सब कुछ सही चल रहा था, कोई भी ना डिस्टर्बेंस था ना ही कोई झगड़ा झाड़ी था। उसके बाद अमन ये बताता है कि आंशिका शादी को थोड़ा सा पीछे घुसाना चाहती थी, लाइक वो रिसेंटली शादी नहीं करना चाहती थी, जहाँ पर आन्या को ये बात बहुत खटकती है और वो अमन से ये पूछती है कि वो किस लिए शादी को पीछे करना चाहती थी, लाइक कोई स्पेसिफिक रीज़न क्या था उसका। इस बारे में अमन यहाँ पे आन्या को कोई भी रिप्लाई नहीं करता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। यहाँ पे आन्या को अमन पे थोड़ा सा डाउट होने लग जाता है, जिसके वजह से वो एक पुलिस वाले को बुला के ये कहती है कि वो अमन पे नज़र रखे। आन्या इधर से अमन के सारे कॉल रिकॉर्ड्स, डिटेल्स और हिस्ट्री सब निकालने के लिए इन्फॉर्म करती है। और यहाँ पे ऐसा व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं जब अमन अपने घर पे होता है वो ज़्यादा परेशान हो जाता है, और जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अमन जो होता था वो ड्रग्स भी लिया करता था और उसको हर टाइम हर एक पल अंशिका की याद आती थी, क्योंकि उसकी मौत अंशिका की मौत से पहले उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। एक्चुअली अंशिका ने अमन की माँ के बारे में कुछ उल्टा बोल दिया था, जिसके वजह से उन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ था। उसके बाद अमन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था और उसने अंशिका को कुछ उल्टा पुल्टा सुना दिया था, जिसके बाद से अंशिका नाराज़ होकर उन दोनों के बीच में बातचीत बंद हो चुकी थी। के बाद हम सीन देख पाते हैं आन्या के ऊपर, जो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके बचपन में जब वो छोटी थी तब उसकी एक फ्रेंड की भी इस तरह से ही उसकी जो फ्रेंड की मौत थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती थी आन्या, जो कि हम आज भी उसके फेस पे ये चीज़ देख पाते हैं। जब आन्या ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट करके घर जाती है तो वो देखती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो किसी और लड़की से फ़ोन पे बात कर रहा था। यहाँ पे आन्या को सही नहीं लगता, जिसकी वजह से उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में बहुत जगह झगड़ा हो जाता है, जब उसका बॉयफ्रेंड उसको ये क्लियर करता है कि वो बस उसकी एक फ्रेंड है और कुछ नहीं, जिसके साथ वो बात कर रहा था। आन्या उसकी एक भी बात नहीं सुनती है, और रीज़न ये था कि आन्या का जो बॉयफ्रेंड था वो हर टाइम पार्टी शार्टी दोस्तों के बीच में घुमा करता था, जो आन्या को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आन्या अपने बॉयफ्रेंड को ही घर से बाहर निकाल देती है, और उसके दूसरे दिन आन्या जब स्टेशन जाती है तो उसको ये पता चलता है कि राजपूत फैमिली का जो एक मेंबर था, जो बड़ा बेटा था, उसको किसी गैंगस्टर ने वार्निंग दिया था, लाइक धमकी दिया था। यहाँ पे आन्या को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जिन्होंने धमकी दिया था वो गैंग वाले ही हो सकते इस फैमिली को मार दिए होंगे, कि इनके यहाँ पहले भी ऐसा एक केस हो चुका था जहाँ पे एक गैंग वालों ने पूरी फैमिली को मार दिया था। तो आन्या को यही लगता है कि शायद हो सकता है इस तरह इसी गैंग वालों ने इस फैमिली को भी मार दिया होगा। जो होती है वो उस गैंग के लीडर को पकड़ लेती है, और पूछताछ में ये पता चलता है कि आदर्श ने उस गैंग वालों से कुछ पैसे उधार लिए थे जो वो नहीं लौटा रहा था, जिसके वजह से वो लोग उसको धमकी देते थे। बट कुछ टाइम पहले उसने सारे पैसे रिटर्न कर दिए थे, जिसकी वजह से इन्होंने और कोई भी धमकी वहाँ पर नहीं दी थी। सारी बातें सुनने के बाद आन्या को ये यकीन हो जाता है कि उस गैंग वालों का इस मर्डर में कोई भी हाथ नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे अमन को देख पाते हैं। अमन जो होता है वो उसकी कविता के घर पे जाता है, जो अंशिका की बुआ होती है, और जहाँ पे वो जाके ये पूछता है कि आपके परिवार की किसी और के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई जानी दुश्मनी। तो यहाँ पे कविता उसको जो हुआ था सारी बातें इन्फॉर्म करती है। एक्चुअली 7 साल पहले भुवन और उसके पापा कहीं पर बात करते हुए जा रहे थे। ये बहुत सालों पहले की बात है। भुवन के पापा के पास एक वाइट कलर का घोड़ा था, जो वो भुवन को बताते हैं कि उनका वो जो घोड़ा था वो काफ़ी जोर नहीं तोड़ पा रहा था, लेकिन भुवन उसके पापा को ये कहता है कि वो उस घोड़े को तेज़ दौड़ा सकता है। उसके बाद वो अपने पापा को ये कहता है कि वो उनके दोस्त दौलत के यहाँ काम के लिए जाने वाला है। एक्चुअली दौलत की वहाँ पे एक हार्डवेयर की शॉप थी, जहाँ पे भुवन वहीं पर ही काम करने वाला था, और इसीलिए वो ये चीज़ अपने पापा को इन्फॉर्म करता है। ये सारी बातें सुन के भुवन के पापा उसको ये कहते हैं कि तुमको जो सही लग रहा है तुम वो कर सकते हो। अब ये सारी बातें ख़त्म होने के बाद भुवन अपने पापा को ये कहता है कि आप घोड़े पे बैठ जाइए, पर भुवन के पापा उसको बार बार मना कर रहे थे, पर भुवन के बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से उसके पापा घोड़े पे बैठ जाते हैं, और उसके बाद भुवन घोड़े को तेज़ दौड़ाने के लिए उस घोड़े को एक लात मार देता है। वो सोचता है कि घोड़ा इस लात के बाद जोर से तोड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। घोड़ा पिचक जाता है और उसके बाद वो उछल जाता है, जिसके बाद उसके पिताजी जो थे वो नीचे गिर जाते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि जहाँ पे भुवन के पापा गिरे थे उसके सर के नीचे एक बड़ा सा पत्थर था, जिसमें उनका सर लगने की वजह से उनकी वहीं पर ही मौत हो जाती है।
उसके बाद भुवन अपने सैंडल को देखता है, जहाँ पे उसको ये पता चलता है कि उसके सैंडल में एक कील घुसा हुआ था, जिसके वजह से जब उसने घोड़े को लात मारी थी तब वो कील घोड़े को चुभ गया था। इसी वजह से घोड़ा दौड़ने के बजाय उछल गया था। और ये सारी चीज़ें सोच कर भुवन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि उसकी वजह से उसके पिताजी की मौत हो गई है, और इसकी वजह से ही वो बहुत ज़्यादा अपसेट होकर रहा करता था। वजह से भुवन का और काम में बिल्कुल मन नहीं लगता है। बट उसका काम सही से ना होने की वजह से दौलत उसको बहुत कुछ गाली वाली देता रहता था दुकान में। बट यहाँ पे भुवन को भी कभी गुस्सा आ जाता है और वो भी दौलत को बहुत कुछ सुना देता है। यहाँ पे उन दोनों के बीच में थोड़ी सी हाथापाई हो जाती है, जहाँ पे दौलत जो था वो भुवन को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से भुवन गिर जाता है और उसके ऊपर वहाँ पे रखी हुई कुछ सामानें गिर जाती हैं। वहाँ पे भुवन को थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। सिचुएशन इतना ख़राब हो गया था कि भुवन को लेकर साथ के साथ हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ पे डॉक्टर उसको ये बताते हैं कि भुवन के सर पे चोट लगी है, जिसके वजह से वो बात भी नहीं कर पा रहा था। कुछ दिन ऐसा बीत जाने के बाद देखते हैं हम, दौलत जो होता है वो भुवन के घर आता है, क्योंकि भुवन जो था उसके साथ ये सब कुछ होने की वजह से उसने दौलत पे केस कर दिया था। यहाँ पे दौलत बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जिसकी वजह से वो सबको यहाँ पे वार्निंग दे के, धमकी दे के वहाँ से चला जाता है। ये बातें बताने का मतलब कविता का ये था कि कविता को लगता था कि शायद हो सकता है दौलत गुस्से में आके ये सब कुछ कर सकता है। पवन ये सारी बातें सुनता है तो फिर वो कविता से ये सवाल करता है कि दौलत अभी कहाँ पर है। कविता ये बताती है कि दौलत तो कुछ टाइम पहले ही अपने गांव रिटर्न चला गया था, बट दौलत का एक बेटा था जो अंशिका को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करता था, उसको छेड़ता रहता था। सारी बातें सुनने के बाद अमन को भी यकीन कहीं ना कहीं हो जाता है कि ये सारी हरकतें जो है ये दौलत या दौलत के बेटे ने की है। उसके बाद वो सीधा दौलत के गाँव जाता है और वहाँ पर मारपीट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि अमन को पता चलता है कि कुछ टाइम पहले ही दौलत की मौत हो चुकी थी। उसे ये सब कुछ सुनकर यही लगता है कि शायद हो सकता है दौलत ने ये सब कुछ नहीं किया होगा। सीन होता है वो आन्या के ऊपर शिफ्ट होता है। यहाँ पे हम आन्या को देख पाते हैं जो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है इस केस को लेकर। उसके बाद आन्या सीधा उसी घर पे जाती है जहाँ पे ये सारे मर्डर हुए थे, और जाके वहाँ पे ये देखती है। यहाँ पे आन्या को काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये पता चलती है कि उस घर में जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो भी 11 थे, जैसे कि खिड़की भी 11 थी, विंडोज़ भी 11 होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अंशिका की जो सगाई हुई थी वो भी नवंबर को हुई थी, मतलब यहाँ पे भी 11 ही थे। आन्या को ये शक होता है कि इन लोगों का 11 के साथ कोई ना कोई संपर्क तो जरूर है। उसके बाद अंशिका का और अमन का सगाई का वीडियो आन्या जल्द से जल्द अपने पास लाकर देखने लग जाती है। आन्या इस वीडियो को जब देख रही होती है तो उस वीडियो में उसको वहाँ पे एक चमत्कारी बाबा दिखते हैं, जिसको देखने के बाद आन्या को कहीं ना कहीं उन पर थोड़ी बहुत डाउट होने लग जाती है। उस बाबा के बारे में रिसर्च किया जाता है तो पता चलता है कि भुवन जो था वो हमेशा उस बाबा के पास जाया करता था। तो आन्या और लेट ना करते हुए जल्द से जल्द उस बाबा को जाके पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ पे आन्या को ये पता चलता है कि उसी की जो टीम से उनमें से कोई एक बंदे ने ये न्यूज़ को रिपोर्टर के तक पहुंचा दिया था, जिसके वजह से आन्या के पहुंचने से पहले ही न्यूज़ रिपोर्टर सब वहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुके थे। जब आन्या उनके आश्रम जाके पहुंचती है तो उसको ये पता चलता है जो चमत्कारी बाबा थे वो अक्सर अपने रूप बदलते रहते थे। वो एक इच्छाधारी बाबा थे, लाइक जो भी होता है। तो वहाँ पे आज उन्होंने बकरी का रूप ले रखा था। ये सब चीज़ें देखने के बाद आन्या को यकीन हो जाता है कि वो बाबा एक ढोंगी है और कुछ नहीं। उसके बाद वो तुरंत ही बाबा का जो मोबाइल फ़ोन था उसको ट्रैक करने के लिए बोलती है, और सही तरीके से ट्रैक करने की वजह से वो जल्द से जल्द बाबा को पकड़ भी लेती है। आज पर बाबा से पूछताछ की जाती है तो बाबा उसको ये बताते हैं कि भुवन उनके पास आया करता था, क्योंकि उसके दिल में उसके पिताजी की मौत की काफ़ी ज़्यादा मतलब कसमकस में वो डूबा हुआ था, क्योंकि उसको लगता था कि उसके पिताजी की जो मौत थी वो उसी की वजह से हुई थी। वह उसको ये भी बताते हैं जब भुवन की आवाज़ चली गई थी एक्सीडेंट के बाद, तो उसके सपनों में उसके पिताजी आया करते थे और उसको अक्सर ये कहा करते थे कि तू फिक्र ना कर, मैं अपनी मौत की जो बदला होता है वो मैं डेफिनेटली लेके रहूँगा। कुछ दिन बाद ही हम लोग ये जान पाते हैं कि दौलत का जो शॉप था जहाँ पे भुवन काम किया करता था उस दुकान में आग लग गई थी, जिसके वजह से ये इतना लॉस होने की वजह से भुवन अपने गांव चला गया था। जब ये सारी बातें भुवन को सही से रियलाइज़ होने लगी तो उसको पता चला कि उसके पिताजी ने उसके जो उसके दौलत ने उसके साथ किया था उसका बदला ऑलरेडी ले लिया है। उसके बाद हमेशा भुवन अपने पिताजी की आरती किया करता था, उनको पूजा किया करता था। उनको रोज़ ये सब करते हुए देखकर उसकी माँ उसको ये बताती है कि ये सब चीज़ें उसके पिताजी ने नहीं की थी, उसकी दुकान में, दौलत की दुकान में आग शॉर्ट सर्किट के वजह से लगी थी। ये बातें सुनकर भुवन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और उसके बाद वो अपने पिताजी की आवाज़ में बात करने लग जाता है, जिसके बाद वहाँ पे खड़े हुए सबको ऐसा लगता है कि भुवन के अंदर उसके पिताजी की आत्मा है जो बात कर रही है।
ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली भुवन की आवाज़ चली जाने की वजह से वो काफ़ी दिनों के बाद बात करना शुरू किया था, जिसकी वजह से वो सबको यहाँ पे दिलासा देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग शांत हो जाइए और एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद भुवन यहाँ पे इतना बोल के बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब होश में आता है तो सबको एज अ व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं कि उसकी आवाज़ भी रिटर्न आ चुकी थी। ऐसा सब होने के बाद अब भुवन को काफ़ी ज़्यादा यकीन हो गया था कि ये सारी जो चीज़ें हो रही थी उनकी ज़िंदगी में, ये सब कुछ उनके पिताजी उनके लिए कर रहे थे और उन्होंने ही जाते जाते भुवन को ठीक भी कर दिया था। कुछ सही चल रहा था। कुछ दिन के बाद भुवन के सपने में फिर से उसके पिताजी आते हैं और उससे ये कहते हैं कि सबके सब न्यू घर में शिफ्ट हो जाएं जल्द से जल्द। जैसे वो न्यू घर में सबके सब शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद ही उनके घर में सबकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। ये सारी बातें भुवन के पिताजी ने उनको सपने में कही थी। इसके बाद उनका पूरा परिवार जो था वो न्यू घर में शिफ्ट हो जाता है। बट न्यू घर में शिफ्ट होने के बाद भी उनके परिवार से प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रही थी। उनके साथ जैसे लाइफ पहले चल रही थी, जो प्रॉब्लम्स आते थे वो अभी भी आ रही थी। ऐसी थी, ना ही अंशिका का कोई जॉब लग रहा था, ना ही आदर्श का बिजनेस सही से चल रहा था। प्रॉब्लम्स वैसी की वैसे ही थी। बाद भी भुवन के सपने में उसके पिताजी अभी भी नहीं आ रहे थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ों से परेशान भी हो जा रहा था। ये सारी चीज़ों के बारे में सोच सोच के भुवन ज़्यादा परेशान होने की वजह से वो चमत्कारी बाबा के पास आके बात करने लग गया था। यहाँ पे चमत्कारी बाबा जो थे ये सारी बातें सुनने के बाद भुवन को कुछ देते हैं और ये कहते हैं कि इस चीज़ को अपने सोते वक्त तकिया के नीचे रखने के लिए, ताकि उनके पिताजी की जो आत्मा थी वो फिर से इसके सपनों में आ सके। इससे उस चमत्कारी बाबा ने भुवन से कहा था। भुवन बिल्कुल वैसा ही करने लग गया था। बट इस सब चीज़ों से भुवन को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। ना ही उसके सपने में पिताजी आ रहे थे, ना ही उसके घर की हालत सुधर रही थी। लेकिन दूसरे ही दिन जब भुवन और उसके भाई दोनों नदी के पास जाते हैं नहाने के लिए, तो उसी वक्त भुवन अचानक से डूबने वाला होता है। बट उसी वक्त वहीं पर ही उसको उसके पिताजी की आत्मा दिखाई देती है। यहाँ पे फिर से भुवन को ऐसा लगने लग जाता है कि उसके पिताजी ने ही उसको बचा लिया है। अब उसके पिताजी उसके साथ फिर से रहने लग जाएंगे। फिर भुवन घर पे आके सबसे पहले अंशिका की माँ से ये कहता है कि वो अब अंशिका के लिए परेशान ना हो, अंशिका को आज कैसे भी करके जॉब मिल ही जाएगी। ये कुछ देर बाद ही अंशिका का कॉल आता है और वो खुशी से ये बताती है कि उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब मिल गई है। ये सारी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं उनके फैमिली मेम्बर्स को भी अब यकीन होने लग गया था कि इसके पापा जो हैं वो इसके साथ हैं और इसकी सहायता भी कर रहे हैं। इसके बाद भुवन फिर अपना एक खुद का दुकान खोलता है और दुकान की पूजा वगैरह करवा लेता है, जहाँ पे हम लोग एज अ व्यूअर्स देख पाते हैं कि उसकी दुकान भी काफ़ी अच्छे से चलने लग गई थी। ज़िंदगी में अब सारे प्रॉब्लम्स दूर हो चुके थे। उनकी अच्छी खासी इनकम होने लग गई थी और भुवन ने एक गाड़ी भी खरीद ली थी। और उन्होंने जो एक अंडरग्राउंड से जहाँ पे उन्होंने कर्जा लिया था वो कर्जा भी उन्होंने चुका दिया था। और उसके बाद ही हम लोग देख पाते कि अंशिका का सगाई भी हो गया था। मतलब सब कुछ सही चल रहा था, बिल्कुल परफेक्ट। इसलिए इतना सब होने की वजह से ही अंशिका की जो सगाई की गई थी वहीं पर ही बाबा जी को भी बुलाया गया था। इसलिए अंशिका के सगाई में चमत्कार बाबा जी भी गए हुए थे। ये सारी बातें सुनने के बाद अन्य को कहीं ना कहीं ऐसे लगने लग गया था, हो सकता है कि उसके पिताजी ने कहा होगा इन लोग को फांसी में लटकने के लिए, जिसके वजह से पूरा परिवार फांसी में लटक गया था। क्योंकि मौत के टाइम से भुवन का ही हाथ और आंखें खुली हुई थी, बाकी सबके हाथ बंधे हुए, पट्टी बंधी हुई थी आंखों में। जहाँ पे बाबा ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। बाबा उसको ये कहते हैं कि उनके पिताजी ने ऐसा कुछ भी करने के लिए उनसे नहीं कहा था। बट अन्य को कहीं ना कहीं बाबा की बातों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके बाद सीन जो होता है वो अमन के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं अमन उसी घर के बच्चे के फ्रेंड के साथ ही बात कर रहा था। किशोर होता है। किशोर जो था वो पार्थ का दोस्त था, जो भुवन का बेटा था। और वो हम यहाँ पे अमन जो होता है वो किशोर से ये पूछता है, जब वो घर पार्थ के साथ खेलने के लिए जाया करता था तो वो घर पे क्या क्या देखता था। तो यहाँ पे किशोर उनको ये बताता है कि जो भुवन थे उसके अंदर हमेशा उसके पिताजी की आत्मा आया करती थी। पर ये बोलता है कि जो भी उनके पिताजी आके भुवन के अंदर कहा करते थे वो सब कुछ अंशिका अपने एक डायरी में लिखा करती थी, मतलब एक नोट किया करती थी। परिवार वो जो भी कहते थे सारी की सारी बातें माना करते थे। इस बात को सुनने के बाद अमन के मन में वो डायरी को पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। उसके बाद वो चोरी छुपे उसी घर के अंदर चला जाता है उस डायरी को ढूंढने के लिए। अमन के घर पे वो डायरी ढूंढ ही रहा था, उसी वक्त हम लोग एज अ व्यूअर्स देख पाते हैं कि वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। वो लोग अमन को पकड़ लेते हैं। उसके बाद अमन को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ पे अमन ये बताता है कि कुछ टाइम पहले अंशिका की और उसकी कुछ बात पे झगड़ा हो गया था, जिसके वजह से यहाँ पे अमन ने अंशिका को माफ़ी मांग ली थी और वो लोग एक दूसरे को माफ़ करके फिर से सही से बात करने लग गए थे। के बाद यहाँ पे अमन ने अंशिका को इम्प्रेस करने के लिए एक होटल रूम बुक किया था, जहाँ पे अंशिका शाम को 7 बजे आके पहुँचने वाली थी।
अंशिका वहाँ पे होटल में टाइम से नहीं पहुँची तो अमन को उसके बारे में परेशानी होने लगी। टेंशन होने की वजह से वह आके अंशिका को ढूंढने लगा। वह जब घर के अंदर घुसा था उस रात को तो उसने देखा था कि सबकी मौत ऑलरेडी हो चुकी है। सारी चीज़ें देखने के बाद अमन काफ़ी ज़्यादा डर गया था और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो चोरी छुपे अपने घर चला गया था। जब नेक्स्ट डे अमन फिर से वहाँ पे देखने के लिए गया था तो वहाँ पे इसको ये पता चलता है कि ये खबर जो थी बाहर सबको पता चल चुकी थी। बस अमन को ये जानना था कि उनके परिवार के साथ ये सब कुछ किसने किया और कुछ भी नहीं। उसके बाद हम वहाँ पे देख पाते हैं कि आन्या आके पहुँचती है और अमन से ये पूछती है कि अंशिका कुछ लिखा करती थी क्या। तो अमन यहाँ पे उसको बोलता है तभी भुवन के अंदर उसके पिताजी की आत्मा आया करती थी, तभी जो भी उसको बोलते थे या फिर जो भी उनको कहा करते थे करने के लिए वो सब कुछ अंशिका एक खाते में या फिर एक डायरी में नोट कर लिया करती थी। इसके बाद आन्या क्या करती है, सबसे पहले जाके उस फैमिली के घर को सही से छानबीन करती है, जहाँ पे उसके हाथ में बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कागज लगने लग जाते हैं। उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती है जिसमें कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ मिल ही सकता था। जब ये रजिस्ट्रेशन पुलिस स्टेशन में जाके सब कुछ चेक करते हैं तो सबको बहुत ज़्यादा शौक लगता है, क्योंकि कुछ रजिस्ट्रेशन में तो सिर्फ अंशिका ने लिखा था और कुछ में उसके पिताजी मतलब भुवन के जो पिताजी थे वो लिखे थे। और ये सब कुछ तब लिखा गया था जब उसके पिताजी की ऑलरेडी मौत हो चुकी थी। दानिया को और अपने आप में कंट्रोल नहीं होता और वो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन पढ़ने लग जाती है, जहाँ पे हमें यहाँ पे आखिरी जो इसका असली सच होता है 11 लोगों की मौत की, इसके बारे में पता चलता है। यहाँ पे शुरू होती है कहानी। राजावत फैमिली की जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसके सॉल्व हो चुकी थी। उसके बाद हम भुवन को देख पाते हैं, जो भुवन के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली को ये यकीन होने लग गया था कि ये सब कुछ जो भी उनके साथ हो रहा है, जो अच्छा जो बुरा जो उनको गाइड कर रहा है, ये और कोई नहीं भुवन के पिताजी ही उनके साथ थे और उनकी सहायता कर रहे हैं। इतना यकीन हो चुका था कि भुवन के अंदर जब भी उसके पिताजी आके जो भी इन लोगों को करने के लिए कहा करते थे ये सब वैसा का वैसा करने लग जाते थे। कभी किसी ने ना कोई सवाल किया, ना ही किसी ने कभी कुछ उस बारे में दूसरी बार पलट के सोचा। वो जो बोलते थे जैसा बोलते थे पूरा परिवार बिल्कुल वैसा करने के लिए तैयार हो जाता था। बट एक दिन भुवन के सपने में उसके पिताजी आके ये कहते हैं कि वो अब थक चुका है, उससे अब वो कुछ नहीं हो रहा है। उसको भुवन को ये बोलता है कि आप तुमको एक पूजा करनी चाहिए ताकि उसके पिताजी को मुक्ति दे सके। बाद ये सारी बातें भुवन अपनी फैमिली को बैठ के बताता है, जहाँ पे सबके सब इस बात पे राजी हो जाते हैं कि उसके पिताजी को मुक्ति दिला देंगे और एक पूजा जो पिताजी ने उनके लिए कहा था वो भी सबके सब मिलके कर लेंगे। साथ भुवन ये भी बताता है कि उसके पिताजी की मुक्ति के बाद जो बच्ची कुची जो भी प्रॉब्लम है वो सारी भी ख़त्म हो जाएगी और उनके बिजनेस में जॉब में हर जगह काफ़ी ज़्यादा तरक्की होगी। उनके पूरे परिवार मिलके ये सोचते हैं कि जब बात तरक्की का है, खुद के इम्प्रूवमेंट का है, तो सबके सब मिलके ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो भुवन के पिताजी को मुक्ति दिलाने के लिए पूजा के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे भुवन उन लोग को बताता है कि उन सबको मिलके अक्षय साधना करनी होगी। इन सबको मिलके एक स्टूल के ऊपर खड़े होकर अपनी गली में फांसी का फंदा डालना होगा और सबको मिलके एक मंत्र पढ़ेंगे। जो सामने रखा हुआ पानी का जो प्याला होता है वो पानी का कलर बदल के लाल हो जाएगा। जैसे वो पानी का कलर लाल हो जाएगा वैसे ही उसके पिताजी को मुक्ति मिल जाएगी। भुवन उनको कहता है कि ये सबको मिलके इस चीज़ को करना पड़ेगा, ये प्रतिज्ञा जो होती है इसको सबको मिलके करना होगा। बट फांसी की बात सुन के कविता को सही नहीं लगता। कविता इस बात से करने के लिए डिनाई कर लेती है, लेकिन अंशिका यहाँ पे कविता को ये समझाती है कि सब मिलके अगर ये साधना करेंगे तो सबकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और सबकी तरक्की भी काफ़ी ज़्यादा होगी। जहाँ पे कविता ये सब चीज़ों के लिए मान जाती है, पर वहाँ पे आदर्श ये कहता है कि बच्चों को इन सब में हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते, वो अभी छोटे बच्चे हैं। बट भुवन इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि जब तक पूरा परिवार मिलके इस साधना को कंप्लीट नहीं करता तब तक उसके पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद पूरे परिवार इस बात के लिए मान ही जाता है और फिर उसके बाद भुवन इस साधना के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देता है। भुवन यहाँ पे सबको ये कहता है कि जैसे बरगद का पेड़ की जड़ें होती हैं उनको उसी तरह से एक सबको मिलके फांसी लगाना है। यहाँ पे भुवन नीचे सबके लिए स्टूल लगा के फांसी का फंदा तैयार कर देता है, पर भुवन जानता था उसकी माँ स्टूल पे नहीं खड़ी हो सकती, इसलिए वो अपनी माँ के लिए उन्हीं के कमरे में फांसी का फंदा तैयार करता है। उसके बाद भुवन सबको ये कहता है कि स्टूल में खड़े होने के बाद सबको आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ना होगा और ये मंत्र पढ़ने के टाइम भुवन सबके हाथों को पीछे करके बांध देता है। इसके बाद भुवन ये कहता है कि सबके आंखों में सबसे पहले पट्टी बांधता है और कहता है कि सबको एक साथ अपने उस मंत्र का उच्चारण करना होगा।
और ये सारी चीज़ें करते वक्त भुवन उन लोगों के गले में फांसी का फंदा भी डाल देता है। और सब मिलके जब मंत्र का जाप कर रहे होते हैं उसी वक्त भुवन क्या करता है, भुवन अपनी आंखें खोल के धीरे धीरे पानी को देखने लग जाता है कि पानी का कलर बदल रहा है या नहीं। भुवन यहाँ पे देखता है कि पानी का कलर जो था वो बदल नहीं रहा था, जिसकी वजह से भुवन देख के काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो जाकर सबसे पहले अपने पापा से बात करने लग जाता है। पिताजी ने उससे ये कहा कि शायद तुम लोगों ने अक्षय संध्या सही से नहीं की, जिस भाव से उसको करना चाहिए, सटीक भाव से। तो उसके बाद वो याद करता है तो भुवन यहाँ पे समझ पाता है कि इसको पूरा करने के लिए सबको बरगद के पेड़ की जो डाली होती है उसी तरह लटकना होता है। तो भुवन यहाँ पे समझ जाता है और सबके नीचे से जो टूल रखा हुआ था वो सबको वो गिरा देता है। उसके बाद भुवन जाके अपनी माँ से इस बारे में बात करता है और इसकी माँ इस बातों से सुन के सही से समझ जाती है कि उन लोग को और कुछ नहीं, फांसी में सही से लटकना होता है। इसके बाद भुवन एक अंदर से रस्सी लाकर सबकी कुर्सियों में बांध देता है एक साथ, एक ही रस्सी से। उसके बाद वो अपनी बीवी को जाके धीरे से कहता है कि वो लोग शायद लटक नहीं रहे हैं, जिसके वजह से ये साधना पूरी हो नहीं पा रही है। और उसकी बीवी जब तक आँख खोल के कुछ बोल पाती तब तक, जिसके बाद भुवन की माँ आके उसकी कुर्सी को धक्का मार देती है। जैसे उसकी कुर्सी को धक्का मारती है उसके बाद भुवन के हाथ में जो डोरी होती है वो खींच जाती है और वहाँ पे सबके जो टेबल के ऊपर जितने आदमी उनके फैमिली के मेंबर खड़े थे उनकी टेबलें गिर जाती है, जिसकी वजह से उन सबके लटकने की वजह से मौत हो जाती है। बातें आन्या जो होती है सबको बताती है, जिसको सुन के सबको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और उसी वक्त वहाँ पे एक दिमागी डॉक्टर आते हैं जो आके आन्या को ये कहते हैं कि भुवन का जो मानसिक हालत था वो सही नहीं था, क्योंकि जब से भुवन ने अपने पिताजी को खो दिया था तब से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लग गया था और वो हमेशा अपने पिताजी को अपने आसपास इमेजिन करने लग गया था। भुवन को अपने पिता की मौत की जो दिक्कत थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो कभी कभी अपने आप को उसके पिता ही समझने लग गए थे और उसको हर वक्त हर एक जगह अपने पिता का होने का एहसास होने लग गया था। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि जब वो अपने आप को उसका पिता समझने लग गया था और तभी वो वहाँ पे जो भी लिखता था रजिस्ट्रेशन में, तब वो उसके पिता के हैंडराइटिंग के साथ मैच होने लग गया था। सारी चीज़ें इतनी रियल होने लग गई थी कि उनके घर वालों को इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा था कि ये सारी चीज़ें जो है वो भुवन की दिमागी हालत की वजह से हो रही है और कुछ भी नहीं। डॉक्टर यहाँ पे सबको ये कहते हैं जब हमें दिमागी कोई भी डिप्रेशन या टेंशन होती है हम उस सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बट हमें उस टाइम में इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द इस बारे में चेकअप करना चाहिए। तो ये सुनने के बाद आन्या को भी ये लगता है कि उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि जब उसके बचपन में उसकी फ्रेंड की मौत हो गई थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आन्या भी उस चीज़ को लेकर गिल्ट या फिर कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी। तो आन्या को यहाँ पे लगने लग जाता है कि कहीं ना कहीं उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो भुवन का स्टोरी सुनने के बाद आन्या सबसे पहले डॉक्टर के अपॉइंटमेंट ले लेती है ताकि वो जाके चेकअप करा सके। और इसी के साथ ये वेब सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आगे हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आपको और भी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ ला के एक्सप्लेन करने वाले हैं। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलिए। मूवीज़ फिट।